दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, हरियाणा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो गया और 36 घंटे बाद हरियाणा के वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकलेंगे, अपने लिए नई सरकार चुनेंगे और नई सरकार चुनने के साथ साथ राज्य के वोटर्स का जो मिजाज है, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी जनाकांक्षा है, जो उनका एजेंडा है और इन सब से आगे बढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी करने का जो जज्बा है, उन सब का प्रत्यक्ष दर्शन अब से 36 घंटों बाद आपके सामने होने जा रहा है। लेकिन 36 घंटे बाद हरियाणा की जनता क्या करने जा रही है, किस मिजाज के साथ, किस मुद्दे के साथ, किस एजेंडे के साथ अपने वोटिंग करने जा रही है, इस पर अब एक बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, यानी एक सतही तौर पर इसे देख लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। महज 4 पॉइंट में, बेहद संक्षेप में आज आपको बताने जा रहा हूं कि हरियाणा की जनता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी तो 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, उस दिन के लिए किस तरह के जनादेश की प्रतीक्षा कर रही है या जनादेश उसकी अपेक्षा है। हरियाणा, आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद 1966 में अविभाजित पंजाब राज्य का विभाजन करके गठित किया गया। पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग प्रदेश बनाए गए और चंडीगढ़ जो राजधानी थी उसे साझा राजधानी बनाकर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और तब से अब तक कई सरकार लोगों ने देखी, भगवत दयाल शर्मा की सरकार से लेकर बंसीलाल और देवीलाल की सरकार तक, ओम प्रकाश चौटाला और भजन लाल की सरकार से लेकर भूपिंदर सिंह हुड्डा, नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर की सरकार तक लोगों ने देखा। और तमाम तरह की सरकारों के दौर में, बदलते हुए परिवेश में, जहां खेती किसानी के लिए मशहूर हरियाणा की एक पहचान साइबर सिटी के रूप में इस देश में और दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली गुड़गांव, आज का गुरुग्राम, फरीदाबाद, यह भी हरियाणा की पहचान बना, तो प्लांट सिटी पंचकुला भी हरियाणा की पहचान बना। और इन सब से आगे बढ़कर आज भी हरियाणा की 85% से ज्यादा जमीन पर खेती होती है, लिहाजा किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यह भी हरियाणा की एक पहचान है। दूध दही का खाना, जय जय वीर भूमि हरियाणा, ये इसी हरियाणा के बारे में कहा जाता है। लेकिन अब यही हरियाणा अगले 5 साल के लिए अपना मुस्तकबिल तय करने जा रहा है। किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, एक एक कर बेहद संक्षेप में मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि हरियाणा किस मुद्दे पर वोटिंग करने जा रहा है। 4 प्रमुख मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव को प्रभावित करते हैं और अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी ये चारों मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं। यही चारों वोटिंग के सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर वोटों की गोलबंदी होती है। पैरामीटर नंबर 1, सबसे पहला जो वोटों की गोलबंदी आखिरी दौर में जाकर के होती है, उसमें सबसे पहला पैरामीटर यह होता है कि किसी पार्टी अथवा गठबंधन का जो आधार वोट होता है वो अपने हिसाब से वोट करता है। कांग्रेस पार्टी का अपना आधार है। मोटे तौर पर लोग कहते हैं कि जाटलैंड में या दलित वोटर्स मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ माने जा रहे हैं। अब कितने हैं कितने नहीं है, ये 5 तारीख को पता चलेगा और उस सबका नतीजा 8 तारीख को दिखेगा। लेकिन माना जाता है कि पार्टी या गठबंधन का आधार वोट, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में कहा जाता है कि व्यवसायी वोट, पंजाबी वोट, खत्री वोट, चूंकि सैनी समाज से सीएम है तो सैनी वोट, इस तरह के वोट बीजेपी के वोट हैं। जाट, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब माने जाते हैं कि कांग्रेस के वोटर हैं। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच दिख रहा है। हालांकि आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दुष्यंत चौटाला की जनतांत्रिक जनता पार्टी समेत कई पार्टियां चुनाव में हैं, लेकिन वो सभी मुख्य मुकाबले से फिलहाल अधिकांश सीटों पर बाहर दिख रही है। तो जो मुख्य मुकाबला हरियाणा में दिख रहा है उसमें दोनों गठबंधन या दल, 2 दल ही मान के चलते हैं हरियाणा के मामले में, कांग्रेस और भाजपा, दोनों के आधार वोट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि आधार वोट दोनों के जो जहां है वहां टिका हुआ है। तो पहला पैरामीटर किसी दल या गठबंधन का आधार वोट। दूसरा पैरामीटर सीएम पीएम फेस का वोट। राज्य का चुनाव है तो मुख्यमंत्री के लिए चीफ मिनिस्टर के चेहरे का वोट, उसके साथ जुड़ने वाले सामाजिक समीकरण का वोट,
और केंद्र का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल का वोट, जैसे नरेंद्र मोदी का वोट 2014 के लोकसभा चुनाव में था। कई बार राज्य के चुनाव में भी पीएम के फेस पर वोट मांगे जाते हैं। हरियाणा में भी यही करने की कोशिश हुई, क्योंकि हरियाणा में न तो मनोहर लाल खट्टर और न ही नायब सैनी अपना राजनीतिक कद मुख्यमंत्री होने के बावजूद पूरे हरियाणा में इतना बड़ा कर नहीं पाए जिससे कि वो चुनाव को प्रभावित कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में गठबंधन के सहारे वापसी भी हुई 2019 में, तो उसमें मोदी फैक्टर का एक बड़ा रोल रहा। नाराजगी के बावजूद जनता ने उस वक्त मोदी फैक्टर के कारण बीजेपी को सीटें कम करने के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना दिया था। अब आज वो फैक्टर है या नहीं है, बाहर से देखने पर तो यही दिखता है कि 11 साल बाद ये पहला चुनाव हो रहा है इस देश में जिसमें नरेंद्र मोदी फैक्टर के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इसके पहले 2013 के नवंबर दिसंबर में 4 राज्यों के चुनाव से लेकर अब तक जो भी चुनाव इस देश में हुए, चाहे भाजपा हारी चाहे भाजपा जीती, मोदी फैक्टर एक महत्वपूर्ण फैक्टर हुआ करता था। तो हरियाणा में बीजेपी की तरफ से सीएम पीएम फेस, फिलहाल उसमें भाजपा कमजोर पड़ती दिख रही है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जिसके अंतर विरोधों को दिखाने की कोशिश हुई, कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा, इन दोनों को लेकर के जो दिखाने की कोशिश हुई, उससे कांग्रेस पार्टी अंततः कुछ गेन करने की, फायदा उठाने की कोशिश करती नजर आई है। कितना फायदा उठा पाई है, कितना नहीं उठा पाई है, सभी समुदायों को, चाहे जाट हो या दलित, सबको लगने लगा कि मुख्यमंत्री उनके समुदाय का बन सकता है यदि कांग्रेस को वोट दिया जाए। तो यह फैक्टर कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है, यह पता चलेगा 5 तारीख के वोटिंग ट्रेंड को देखकर, और मुकम्मल तौर पर पता चलेगा 8 तारीख की मतगणना में। लेकिन इतना जरूर है कि सीएम पीएम फेस, मोटे तौर पर कहें तो विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज, बढ़त की स्थिति दिखाई दे रही है। अब आते हैं तीसरे फैक्टर पर। तीसरा फैक्टर होता है कैंडिडेट के समीकरणों का वोट। तो कैंडिडेट के समीकरणों के वोट को अगर देखने की कोशिश करें तो क्या कांग्रेस क्या भाजपा, सबने अपने अपने तरह से बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट करने की कोशिश की है। जैसे क्रिकेट में बॉलर की स्ट्रेंथ के अनुरूप फील्ड प्लेसमेंट बिछाई जाती है, फील्डिंग सजाई जाती है कि कौन सा बॉलर कैसी बॉलिंग करता है, लेग साइड पर ज्यादा फील्डर्स की जरूरत है या ऑफ साइड पे जरूरत है। चुनाव में कैंडिडेट के माध्यम से भी अलग अलग राजनीतिक दल वैसे ही फील्ड प्लेसमेंट सजाते हैं। और फील्ड प्लेसमेंट के बारे में भारतीय जनता पार्टी 10 सालों की डबल इंजन की, यानी केंद्र और राज्य की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अपनी तरफ से फील्ड प्लेसमेंट की भरपूर कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट बंटवारों को लेकर चल रही होड़ के बीच भी फील्ड प्लेसमेंट अपनी तरह से अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है। लिहाजा इस मामले में दोनों पार्टियां बराबरी पर दिखती हैं कि कैंडिडेट के समीकरणों से, उनके जातीय सामुदायिक समीकरण से, कैंडिडेट के अपने व्यक्तिगत प्रभाव से जितने वोट जिसे मिल सकते हो, उस मामले में कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है और बीजेपी ने भी अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है। तो इस मामले में, इस तीसरे पैरामीटर्स पर जिसमें कैंडिडेट का वोट जिसे कहते हैं, उस मामले में दोनों बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं चौथे पैरामीटर्स की तरफ। चौथे पैरामीटर्स को देखने पर साफ जाहिर होता है कि यहां पर, जिसे फ्लोटिंग वोट कहते हैं, मुद्दा आधारित वोट, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को असली राजनीतिक नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि फ्लोटिंग वोटर्स का एक ट्रेंड होता है। फ्लोटिंग वोटर्स आमतौर पर मुद्दा आधारित होता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो फ्लोटिंग वोटर्स जुड़ा, उसके पीछे क्या था? मुद्दा था, एक चुनावी हिंदुत्व का मुद्दा, एक चुनावी राष्ट्रवाद का मुद्दा, और इन सब के बीच हरियाणा में कथित तौर पर जाट डोमिनेंस जो सत्ता में बने होने का आरोप लगाया जा रहा था, उसका मुद्दा दिखाई दे रहा था, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी लोकसभा विधानसभा दोनों चुनावों में उठाया, 19 में भी लोकसभा में उठाया और विधानसभा में नुकसान के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में सफल रही। लेकिन इस बार यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब न तो चुनावी राष्ट्रवाद चल रहा है, न तो चुनावी हिंदुत्व कहीं दिख रहा है, और न ही
जनता के जो मुद्दे हैं, अच्छे दिनों की आस की कोई चर्चा नहीं कर रहा। जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है, क्योंकि अब आश्वासन पर वोट नहीं लिए जा सकते। फ्लोटिंग वोटर्स अक्सर मुद्दा आधारित वोटिंग करता है। आश्वासन पर वोट तब लिया जाता है जब आप लंबे समय से सत्ता से दूर हो और सत्ता की तैयारी कर रहे हो। 10 साल सत्ता में रहने, डबल इंजन की सरकार के सत्ता में रहने के बावजूद आश्वासन पर वोट नहीं लिया जा सकता कि सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, इस पर वोट नहीं मिलते। 10 सालों में आपका काम बोलता है या आपका कारनामा बोलता है, इस आधार पर वोट पड़ते हैं। आज की तारीख में हरियाणा के फ्लोटिंग वोटर्स के सामने कौन कौन से मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन, एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूला है। दूसरा मुद्दा महिला सुरक्षा और महिला पहलवानों का मुद्दा है। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है और इसी बेरोजगारी से जुड़ा हुआ अग्निवीर का भी मुद्दा है। चौथा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, जो सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है। पांचवा मुद्दा फ्लोटिंग वोटर्स के सामने दिल्ली के आसपास सटे हुए जो हरियाणा के इलाके हैं, जिन्हें एनसीआर रीजन बोलते हैं, उसमें लैंड एक्विजिशन बिल यानी भू अधिग्रहण विधेयक जो मनमोहन सिंह सरकार ने पारित किया था, राज्य विधानसभा में अपने स्तर पर भू अधिग्रहण विधेयक का नया स्वरूप जो लाया गया, उससे उपजी नाराजगी एक मुद्दा है। तो जब ये सब मुद्दे सामने हैं तो काम बोलता है या कारनामा बोलता है? जनता के लिए ये मुद्दे हैं और स्वाभाविक तौर पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि फ्लोटिंग वोटर्स का रुझान जो अक्सर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने की संभावना दिख रही है। तो ये 4 फैक्टर हैं हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करने वाले। हर बार की तरह इस बार भी प्रभावित कर रहे हैं। इस बार राहुल गांधी पहले की तुलना में ज्यादा भरोसे के साथ कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते दिख रहे हैं। लोकसभा में उनका प्रदर्शन, भारत जोड़ो यात्रा और उन सब के साथ साथ हरियाणा में चल रही यात्रा। ठीक इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से जो गुटबाजी की बात कही गई, वो गुटबाजी कांग्रेस के लिए एक बर्डन की जगह एसेट बनती नजर आई, बोझ की तरह संपदा से साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि सामुदायिक आधार पर मुख्यमंत्री की आकांक्षा पालने वाले समुदायों को, खासकर हर समुदायों को, कांग्रेस पार्टी के अंदर से अपने समुदाय का एक मुख्यमंत्री दिखने लगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी में 1 से ज्यादा सीएम के दावेदार हैं, और ये बयान कहीं ना कहीं उन वोटर्स के बीच जो सिर्फ इस आधार पर वोट करते हैं, जो दूसरा फैक्टर मैंने बताया, दूसरा पैरामीटर्स कि सीएम पीएम फेस का वोट, उस वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी के अंदर इजाफा करता नजर आया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी बनेंगे या कोई दूसरा बनेगा, और जब यह आश्वासन नहीं दिया जाता तो लोगों को साफ दिखता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वही बनेंगे। तो जो मुख्यमंत्री हैं वही बनेंगे और उनके चेहरे पर ही वोट आना है, तो क्या सैनी समुदाय के वोटों से सरकार बन जाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। ना तो किसी एक समुदाय के वोट से कभी सरकार बनी है ना बननी है। सरकार बनती है एक बहुत बड़ा सामाजिक गुलदस्ता बनाने से। सरकार बनती है मुद्दों के आश्रय जनता के साथ जुड़ने की कोशिश करने से। सरकार बनती है सांप्रदायिक या सामुदायिक ध्रुवीकरण की बिसात बिछाने से। और सरकार बनती है अंततः जनता के मुद्दों के साथ तारतम्य बिठाने की कोशिश करने वाली पार्टियों में कौन सबसे ज्यादा भरोसे पर खरा उतरता है या उतरने की उम्मीद रखता है, इस फैक्टर को साध लेने वाली पार्टी के साथ जाकर सरकार बनती है। आज की तारीख में हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन सत्ता में होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब ज्यादा देना पड़ रहा है। सत्ता में होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सवालों का सामना सीधे सीधे करना पड़ रहा है, और सत्ता में होने की वजह से दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में विनेश फोगाट और महिला पहलवानों का जो आंदोलन था, वो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो रेसलिंग फेडरेशन पर काबिज थे, उस सवालों से भी दो चार होना पड़ रहा है। उन सवालों से भी दो चार होना पड़ रहा है कि आखिर सड़कों पर कील किसने उगाई, और उन सवालों से भी दो चार होना पड़ रहा है कि आखिर 10 सालों के बाद क्या बदलाव समय की मांग है, बदलाव एक लोकतांत्रिक नियति है,
या इस बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही बिसात बिछा दी है? आखिर कौन सी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेताओं ने प्रचार खत्म होने के 48 घंटे पहले हरियाणा का मैदान खुला छोड़ दिया? नरेंद्र मोदी ने आखिरी चुनाव सभा 1 अक्टूबर को ही की। अमित शाह 2 और 3 अक्टूबर को हरियाणा में नजर नहीं आए। और आज जब प्रचार खत्म हो गया, वोटर्स के सामने अब सोचने विचारने का वक्त खड़ा है, तो उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वाभाविक है, प्रचार खत्म होने के बाद जो डोर टू डोर कैंपेन आखिरी दौर में मतदाताओं को साधने की कोशिश होती है, वो अपने तरीके से चल रही है। और अपने तरीके से जब कोशिशें चलती है तो सियासत को बहुत ज्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती है। कई तरीके के चुनाव होते हैं। चुनाव एक आंधी का होता है, लहर का होता है। चुनाव एक सहानुभूति का होता है। चुनाव एक मुद्दे का होता है। और कई बार चुनाव बिना नेता और बिना चेहरे के सिर्फ और सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का होता है। हरियाणा का चुनाव कौन सा चुनाव है, इसको कहने के लिए 2-3 फैक्टर को और ध्यान में रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, जिसके लिए अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, एमएसपी गारंटी, ये सब मुद्दा है, उसके लिए बदलाव का चुनाव है। जिसके लिए अब भी चुनावी हिंदुत्व सबसे बड़ा है कि भले ही पेट में दाना नहीं हो, भले ही आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बदतर हो जाए, लेकिन किसी खास समुदाय को ठीक कर देने वाली मानसिकता हो, उसके लिए अब भी सत्ता को बनाए रखना जरूरी है। और जिसके लिए तमाम तरह के सामाजिक द्वंद्व से ऊपर उठकर एक नए तरीके की राजनीति को मौका देने का वक्त है, उसके लिए वो पार्टियां भी मैदान में है जो फिलहाल मुख्य मुकाबले में सिर्फ खाता खोलने से ज्यादा की राजनीतिक अहमियत रखती दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव यहीं पर फंसा है। और 36 घंटे के बाद हरियाणा का वोटर किधर जा रहा है? जो 4 पैरामीटर्स अभी मैंने आपको बताए, उन 4 पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर्स पर सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी कम से कम अनुमानों में लोगों के मिजाज को, उनके मर्म को समझने की कोशिश करते हुए अगर देखने की कोशिश की जाए तो फिलहाल आरामदायक स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अगले 36 घंटे बाद भी वो आरामदायक स्थिति में रहेगी। ध्यान रखिए, हरियाणा है, हरियाणा बहुत संवेदनशील राज्य है। इतना संवेदनशील जो लोगों की भावनाएं आहत होती है तो नहर के पानी का मुद्दा और पानी के रेट का मुद्दा वो इतना बड़ा हो जाता है कि राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत वाली सत्ता और उनकी कांग्रेस पार्टी से 90 में 85 सीटों पर हरा करके इस देश में विपक्षी राजनीति की बुनियाद तैयार कर देता है। ये काम भी हरियाणा ने किया था 1987 में, और आज भी हरियाणा उस तरह की राजनीति करने में सक्षम है। फर्क इतना है कि तब राजीव गांधी थे 415 सीटों वाले बहुमत के साथ लोकसभा में काबिज, और आज नरेंद्र मोदी हैं जो 400 पार का सपना देखते देखते 240 पर आकर अटकते हुए दिखे हैं। सरकार उनकी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर है, एकनाथ शिंदे के सांसदों के रहमो करम पर है। लेकिन हरियाणा के किसान, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा की महिलाएं किसी के रहमो करम पर नहीं है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो अपने मुद्दे पर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना जानते हैं। वो अपने मुद्दे को मताधिकार का आधार बनाना चाहते हैं और वो अपने मुद्दे को सरकार से मनवाना भी जानते हैं। तो देखिए, 5 तारीख की वोटिंग का इंतजार कीजिए और 36 घंटे के बाद क्या होने जा रहा है, मुझे उम्मीद है काफी कुछ आप समझ गए होंगे कि हरियाणा क्या करने जा रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।